आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कोरिलेशन यानी सहसंबंध की चर्चा करेंगे। उसको समझेंगे क्या होता है सहसंबंध, कोरिलेशन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहसंबंध यानी दो वस्तुओं, दो घटनाओं, दो चरों के मध्य आपसी संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक चर के मान में परिवर्तन से दूसरे चर के मान में परिवर्तन होना चाहिए, या दूसरे चर के मान में परिवर्तन से पहले चर के मान में परिवर्तन हो तो उसे सहसंबंध कहते हैं। दो चरों के प्राप्तांकों में निहित संबंध को ही हम सहसंबंध की संज्ञा देते हैं। सहसंबंध गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वह अंक है, वह मान है जो यह बताता है कि दो वस्तुएं, दो चर कहां तक संबंधित हैं तथा कहां तक एक में परिवर्तन होने से दूसरे में भी परिवर्तन होता है। सहसंबंध मूल रूप से दो चरों के बीच के संबंधों का मान होता है। इसका सार ये हुआ कि सहसंबंध दो चरों के बीच में होने वाले सहगामी परिवर्तनों की माप करता है। सहसंबंध गुणांक से हमें दो चीजें, दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, दो चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा। दूसरी बात, सहसंबंध की दिशा। ये दो बातें हमें पता चलती हैं। गाइस, आइए समझने का प्रयास करते हैं सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। मुख्य रूप से दो प्रकार का सहसंबंध होता है, गुणात्मक आधार पर और मात्रात्मक आधार पर। पहले लेते हैं गुणात्मक आधार पर। यह दो प्रकार का होता है, लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर यानी रेखीय सहसंबंध क्या होता है? इसे स्ट्रेट लाइन कोरिलेशन भी कहते हैं। जब दो चरों के प्राप्तांकों के सहसंबंध को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसे लीनियर कोरिलेशन यानी रेखीय सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे ग्राफ द्वारा समझ सकते हैं। हाइट को रखा जाए और एक्स एक्सिस पर भार को, तो भी हम देखते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ भार भी बढ़ता है। इसके द्वारा बने हुए रेखा को स्ट्रेट लाइन रेखा कहते हैं। दूसरा है नॉन लीनियर अरेखीय, इसे वक्राकार सहसंबंध भी कहते हैं। जब दो चरों के प्राप्तांकों के सहसंबंध को सीधा न दिखाकर टेढ़ा मेढ़ा या वक्र द्वारा व्यक्त किया जाए तो इसे अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर y एक्सिस पर यदि सीखने की मात्रा और x एक्सिस पर अभ्यास को लिया जाए तो हम देखते हैं अभ्यास बढ़ने के साथ साथ सीखने की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक सीमा आने पर अभ्यास सीखने की मात्रा को कम कर देता है। इसके द्वारा बने हुए रेखा को वक्राकार रेखा कहते हैं। मात्रात्मक आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव तीन प्रकार का होता है, धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन और शून्य सहसंबंध, जीरो कोरिलेशन। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? धनात्मक सहसंबंध यानी एक वेरिएबल में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है। यानी एक वेरिएबल में वृद्धि करने पर दूसरे वेरिएबल में वृद्धि हो, या एक वेरिएबल में कमी करने पर दूसरे वेरिएबल में भी कमी आए तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे सर्दी और स्वेटर का धनात्मक सहसंबंध होता है। सर्दी बढ़ने पर स्वेटर का मांग भी बढ़ता है, सर्दी कम होने पर स्वेटर का मांग कम होता है। इसी तरह आयु और परिपक्वता, एज और मैच्योरिटी में भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ मैच्योरिटी भी बढ़ती है। दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन। इसमें एक वेरिएबल के मान में कमी करने पर दूसरे वेरिएबल के मान में वृद्धि होती है, या एक वेरिएबल के मान में वृद्धि करने पर दूसरे वेरिएबल के मान में कमी होती है, तो इसे हम ऋणात्मक निगेटिव सहसंबंध कहते हैं। जैसे पेट्रोल और कार। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कार के मांग में कमी आती है, पेट्रोल के दाम कम होने पर कार की डिमांड बढ़ती है। इसी तरह थकान और सीखना। थकान और सीखना में भी ऋणात्मक स्तर का सहसंबंध होता है। जैसे थकान और सीखना, इसमें भी निगेटिव कोरिलेशन होता है। थकान कम होने पर सीखने की आवृत्ति ज़्यादा होती है, थकान बढ़ने पर सीखने की आवृत्ति कम होती है।
शून्य सहसंबंध जीरो कोरिलेशन क्या होता है? जीरो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल के मान में परिवर्तन से दूसरे वेरिएबल के मान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई फर्क नहीं आता है। इसी तरह एक वेरिएबल की मांग में कमी करने पर दूसरे वेरिएबल की मांग में कोई परिवर्तन न होना शून्य कोरिलेशन कहलाता है। जैसे प्राइस और गिफिन गुड्स, यानी जो नमक है, जो मिर्च है, इनके दाम कम या ज़्यादा होने पर इसकी डिमांड पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनमें सदैव शून्य जीरो कोरिलेशन पाया जाता है। अब आइए समझते हैं कि सहसंबंध ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सहसंबंध ज्ञात करने की दो विधियां प्रचलित हैं। पहली है कोटि अंतर विधि, रैंक डिफरेंस मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। सबसे पहले लेते हैं रैंक डिफरेंस मेथड। कोटि अंतर विधि, इसकी खोज चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब सैंपल साइज यानी n का जो आकार होता है वो 30 या उससे कम हो। इसमें प्राप्तांकों के समूह में से सबसे बड़े प्राप्तांकों को 1 और उससे छोटे को 2 और उससे छोटे को 3 रैंक प्रदान किया जाता है, कोटि प्रदान किया जाता है। इसी तरह हम सभी प्राप्तांकों के कोटि प्रदान करते हैं। इसे ज्ञात करने का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो है ग्रीक साइन रो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कैसे रैंक डिफरेंस मेथड द्वारा कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। जैसे ऊंचाई और भार में सहसंबंध की गणना करना। ऊंचाई और भार को हम क्रमशः x और y द्वारा डिनोट कर सकते हैं। x के मान हैं 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67 और 66। इसी तरह y के मान हैं 150, 145, 160, 165, 140, 135, 155 और 125। इस तरह के प्रश्न दिए हुए होते हैं। अब हम आगे की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, हम रैंक प्रदान करेंगे x के प्राप्तांकों का। इसे rx से डिनोट करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू 73, इसे हमने 1 रैंक दिया, 72 को 2 रैंक दिया, 73 को 3 रैंक दिया, 70 को 4 और 69 को 5, 68 को 6, 67 को 7 और 66 को 8। इसी पद्धति द्वारा हम r के प्राप्तांकों को रैंक प्रदान करेंगे, जिसे ry द्वारा डिनोट किया जा सकता है। सबसे बड़ी संख्या 165, जिसे 1 रैंक प्रदान किया, 160 को 2 रैंक प्रदान किया, 155 को 3 रैंक प्रदान किया, 150 को 4, 145 को 5 और 140 को 6, 135 को 7 और सबसे छोटी संख्या 125 को 8 रैंक प्रदान किया। नेक्स्ट स्टेप है डेविएशन ज्ञात करना, जिसे ज्ञात करने के लिए rx माइनस ry करेंगे तो हमें डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। 1 से 4 घटाया तो -3 आया, 2 से 5 घटाया -3, 3 से 2 घटाया 1 आया प्लस का, 4 से 1 को घटाया तो प्लस का 3 आया, 5 को 6 से घटाया तो 1 आया माइनस का, 6 से 7 को घटाया तो -1 आया, 7 से 3 घटाया तो 4 आया प्लस का, 8 से 8 घटाया तो 0 आया। d का जो योग होता है सिग्मा d सदैव ही 0 आता है। यदि किसी कारण से ये 0 नहीं आए, शून्य नहीं आए, तो समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। अब डेविएशन का वर्ग करेंगे, यानी d का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0। इस तरह d का जो योग होगा सिग्मा d स्क्वायर इज इक्वल टू 46। अब इस कैलकुलेटेड प्राप्तांकों को फार्मूले पे रखेंगे। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन
n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फार्मूला होता है। वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर का मान है 46 डिवाइडेड बाई n का मान कितना है 8, यानी टोटल x की या y की जो प्राप्तांक है वो 8 है, तो n बराबर 8 हुआ। तो 8 ब्रैकेट में 8 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 को 46 में गुणा करेंगे 276 प्राप्त होगा, जिसको डिवाइड करेंगे 8 ब्रैकेट में 64 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 276 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 63, यानी 64 से माइनस 1 घटा दिया था तो प्राप्त हुआ हमें 63। नेक्स्ट स्टेप है 1 माइनस 276 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 प्राप्त होगा। लास्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि या तो इसका एलसीएम ले लें या सीधे 276 को 504 से भाग दे देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसे 1 में से घटा देंगे, जो हमारा कोरिलेशन प्राप्त होगा। तो हमने 1 माइनस 0.55 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ संख्या प्लस 0.45, प्लस इसलिए क्योंकि 0.55 1 से कम है, इसलिए रो यानी कोरिलेशन हमें प्राप्त हुआ प्लस 0.45। तो दोस्तों इस तरह से आप रैंक डिफरेंस मेथड द्वारा सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं।